उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती न सिर्फ बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट बल्कि उत्तर प्रदेश शासन के लिए भी गले की हड्डी बन गया है। ना तो निगलना बन पा रहा है और ना ही उगलना बन पा रहा है। माननीय सिंगल बेंच के द्वारा जो कोर्ट ऑर्डर पास किया गया है उसके आधार पर सीधे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि राज्य सरकार की ये हार है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार पर जब ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स ने दबाव बनाया तब चुनाव के समय दबाव में आकर के राज्य सरकार ने चौथी लिस्ट 6800 की जारी की थी, जिसे माननीय सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया है। यानी सीधे तौर पर राज्य सरकार की ये हार है। तो क्या बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस कोर्ट ऑर्डर में जो 3 महीने का समय दिया गया है फिर से रिव्यू करने के लिए, जो लिस्ट जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, क्या वो लिस्ट तैयार करेगी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर इसको सरकार के द्वारा डबल बेंच में चैलेंज किया जाएगा? इसके अलावा माननीय कोर्ट ऑर्डर के द्वारा जो कुछ भी चीज़ें बताई गई हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जितना आसान ये केस दिख रहा है उतना आसान है नहीं, इसलिए डबल बेंच और माननीय सुप्रीम कोर्ट के बिना शायद ही इस केस का निपटारा हो पाए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो विभिन्न कैटेगरी वाइज कट ऑफ गया था उसका डेटा देख पा रहे होंगे। ये कोर्ट ऑर्डर के अनुसार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट ऑर्डर टोटल 144 पेज का है, जिसमें से जब आप पेज नंबर 79 पर जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये बातें मेंशन की गई हैं। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो टोटल सीट थी वो था 34,589, जिसमें कट ऑफ गया था 67.11। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 67.11 कट ऑफ में जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी 19,805 सेलेक्ट हुए हैं। 13,007 अभ्यर्थी ओबीसी एमआरसी के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। ध्यान से समझिएगा, जिसमें एमआरसी का फुल फॉर्म होता है मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी, यानी कि ओबीसी के ऐसे बंदे जो कि 67.11 फाइनल कट ऑफ के ऊपर थे या फिर इतना थे, वो ओबीसी में ना सेलेक्ट होकर के अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, जो कि रिजर्वेशन एक्ट 1994 के अंतर्गत बिल्कुल सही है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद से आप देख सकते हैं इसी 67.11 यानी अनरिजर्व कैटेगरी में एससी के 1753 अभ्यर्थी एमआरसी के अंतर्गत चयनित हुए हैं। यानी कि ये एससी तो हैं लेकिन इनका जो कट ऑफ है वो जनरल के हिसाब से क्वालिफाई थे, इसलिए जनरल में सेलेक्ट हो गए हैं। इसी प्रकार से एसटी की आप देख सकते हैं 24 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। ओबीसी की अगर 69,000 टोटल सीटों में से अगर टोटल सीट देखें 27% आरक्षण के अंतर्गत तो 18,598 सीटें बचती हैं, जिनमें इनका कट ऑफ गया था 66.73 और 18,598 ओबीसी के अभ्यर्थी पूरे चयनित हुए थे। एससी की बात करें तो 14,459 और कट ऑफ गया था 61.01, जिसमें 14,459 टोटल सेलेक्ट हुए थे। एसटी की बात करें तो इनका कट ऑफ गया था 56.09, जिसमें केवल 221 अभ्यर्थी ही सेलेक्ट हो पाए और 1133 सीटें वैकेंट रह गई थी एसटी की, क्योंकि इनको कैंडिडेट अवेलेबल नहीं मिल पाए थे एसटी कैंडिडेट। ठीक है, और इसलिए जो टोटल 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती थी जिसमें टोटल जो सीटें भर पाई वो 67,867 सीटें भर पाई थी, क्योंकि एसटी की जो नीचे आप आंकड़ा देख पा रहे होंगे 1133 सीटें वैकेंट रह गई थी। अब इस मामले के जो पिटिशनर थे जो कि ओबीसी और एससी एसटी आरक्षण के विवादित मामले को लेकर के माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए थे, उन पिटिशनर्स ने माननीय कोर्ट में ये बातें रखी जो कि आरटीआई के माध्यम से और विभिन्न सोर्सेज के माध्यम से सूचना प्राप्त की गई थी, जिसमें ये पता चला कि ओबीसी के 28,978 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि एमआरसी में चयनित होने चाहिए थी। 67.11 से ज़्यादा इनका क्वालिफाइंग मार्क्स था, यानी कट ऑफ था इनका। मतलब कि ओबीसी के 28,978 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका जो फाइनल गुणांक बना था वो 67.11 या फिर इससे ज़्यादा बना था। तो कायदे के हिसाब से जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 67.11, उसमें टोटल 28,978 अभ्यर्थी ये चयनित होने चाहिए थे अनरिजर्व कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एमआरसी कैंडिडेट के अंतर्गत केवल 13,007 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया था। यहाँ पर अगर मैं आपको ऊपर आंकड़ा दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी का 13,007 अभ्यर्थी ही केवल एमआरसी के अंतर्गत अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन अगर टोटल 67.11 पर ओबीसी पास अभ्यर्थियों की संख्या देखें तो 28,978 थी, जिसके हिसाब से 15,971 ऐसे अभ्यर्थी ओबीसी के बताए गए हैं जो कि
अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ये अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं हुए हैं बल्कि रिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। और रिजर्व कैटेगरी की जो सीटें थी ओबीसी की, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 18,598 थी। 18,598 में से ये जो टोटल आंकड़ा आप देख पा रहे होंगे 15,971, ये जो अनरिजर्व में सेलेक्ट होने चाहिए थे वो कैटेगरी में जाकर के सेलेक्ट हुए ओबीसी के। जिस हिसाब से जो ओबीसी की सीटें थी टोटल 18,598, उसमें से इतने बंदे को निकाल दिया जाए तो टोटल जो सीटें बचती हैं वो 2,627 सीटें बचती हैं। इस हिसाब से अगर ओबीसी का आरक्षण जो कि 27% है, ओबीसी एक तरीके से आरक्षण अधिनियम 1994 के अंतर्गत उसके हिसाब से 27% ना देकर के सिर्फ यहाँ पर 3.8% दिया गया है, जो कि आपने देखा होगा कि जो ओबीसी आयोग है उनके द्वारा भी रिपोर्ट पब्लिश की थी और यही बातें पिटिशनर्स के द्वारा माननीय सिंगल बेंच में भी रखी गई है। अब आते हैं इस भर्ती में होगा क्या। देखिए, सीधे तौर पर ये राज्य सरकार की हार के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार की दखल के बाद ही बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में 34 लिस्ट 6800 अभ्यर्थियों की जारी की थी और 6800 अभ्यर्थी अब इस मामले के बाद से क्या शांत बैठेंगे। उनके हाथ में नौकरी आने के बावजूद भी लिस्ट को रद्द कर दिया गया। निश्चित तौर पर वो इस मामले को आगे भी चैलेंज करेंगे और राज्य सरकार सीधे तौर पर हार रही है तो जाहिर सी बात है वो डबल बेंच जाएगी ही जाएगी। आप लोगों ने अभी हाल ही में निकाय चुनाव के मामले में जब सिंगल बेंच के द्वारा आरक्षण को हटा दिया गया था तो उसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार गई और वहां से फिर आरक्षण का नियम लागू हुआ और अब निकाय चुनाव होना प्रस्तावित है अप्रैल मई में। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से जो सरकार की इमेज है वो कहीं आरक्षण विरोधी ना बन जाए, इसको बचाने के लिए राज्य सरकार कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी और इस मामले को आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतेगा उठाया भी जाएगा। आप लोगों ने विपक्षी पार्टियों को देखा था जब 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चौथी लिस्ट जारी होने से पहले कितना इस मामले को चुनाव के समय उठाया गया था। तो ये सब मामले फिर से एक तरीके से हाईलाइट किए जाएंगे और सरकार अपनी छवि इस प्रकार ना बन जाए कि वो आरक्षण विरोधी दिख जाए या फिर दलित पिछड़ा विरोधी दिख जाए। इसके लिए निश्चित तौर पर वो इस मामले को आगे ले जाएगी, यानी डबल बेंच में चैलेंज कर सकती है। माननीय सिंगल बेंच ने कहा है, आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन शुड नॉट बी एनी सर्कमस्टेंसेज मोर देन 50% ऑफ द टोटल सीट, यानी कि जिस भी प्रकार से आरक्षण का नियम लागू करना है 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आरक्षण के नियमों को लेकर के अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अभ्यर्थियों को ये लगता है कि 50% में ओबीसी, एससी, एसटी और भी जितने रिजर्वेशन दिए जाते हैं वो सब हटाने के बाद से अगर 50% रिजर्वेशन हो गए तो 50% जो सीटें बची वो जनरल के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जनरल की नहीं है, वो अनरिजर्व सीटें होती हैं, ओपन सीटें होती हैं। यानी कि अगर देखिए, मैं संविधान के नियमों के अंतर्गत आपको बता रहा हूं क्या सही है क्या गलत है, आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए वो बात की बात है, लेकिन संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मतलब ये होता है कि वो जो 50% सीटें बची आरक्षण के बाद वो ओपन सीटें होती हैं। उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का भी बंदा जा सकता है और कैटेगरी का भी बंदा जा सकता है। अगर कैटेगरी वाला बंदा अपना जो फाइनल उनका गुणांक बन रहा है वो अगर अनरिजर्व के कट ऑफ के बराबर हो गया तो वो अनरिजर्व की सीटें ले लेगा, यानी कि 50% जो अभी बची हुई हैं उसमें चला जाएगा और कैटेगरी वाली सीटें जो हैं वो बची रहेंगी ओबीसी, एससी, एसटी की जो भी 50% रिजर्वेशन है उसके हिसाब से। यहां पर माननीय सिंगल बेंच के द्वारा स्पष्ट तौर पर ये राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि 2 साल से ज़्यादा जो अभ्यर्थी सर्विस दे चुके हैं अपना 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, क्योंकि पहली जो लिस्ट जारी हुई थी उससे सेलेक्टेड अभ्यर्थियों का जो टेन्योर है वो 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, वो वर्किंग है अभी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उनको डायरेक्टली नहीं निकाला जाएगा। राज्य सरकार कोई एक तरीके से पॉलिसी बना करके उनको सिस्टम में रख सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो गलती उनकी नहीं मानी जाएगी। एक बार सेलेक्ट होने के बाद से निश्चित तौर पर 2, सवा 2 साल, 2.5 साल सर्विस देने के बाद से अब उनको निकाला नहीं जाएगा, बल्कि राज्य सरकार पॉलिसी बना करके उनको एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, समायोजित करने की कोशिश करेगी। ये भी माननीय कोर्ट के द्वारा कहा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मान लीजिए उनको एडजस्ट करना है और शिक्षक भर्ती 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती ही है, उससे ज़्यादा सीटें तो हो नहीं सकती हैं। तो फिर जब नया लिस्ट बनेगा तो जाहिर सी बात है जब आरक्षण के नियमों को सही तरीके से किया जाएगा तो कुछ नए कैंडिडेट भी उस लिस्ट में आ सकते हैं और जो पुराने सेलेक्टेड हैं वो बाहर भी जा सकते हैं उनके क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि कट ऑफ के हिसाब से। तो इसके बाद से इस पर माननीय सिंगल बेंच के द्वारा जो आरक्षण के नियमों के अंतर्गत धारा 3 के उपधारा 1 और उपधारा 6 का जिक्र किया गया है, उसके अंतर्गत माननीय
सिंगल बेंच ने यह कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि सुपर टेट की परीक्षा में रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और रिजर्व कैटेगरी में सुपर टेट में क्वालिफाइंग मार्क्स 60% होता है कैटेगरी के लिए, और अनरिजर्व के लिए होता है 65%, यानी कि 90 नंबर कैटेगरी के लिए और 97 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो 90 से लेकर के 96 के बीच में जो भी अभ्यर्थी नंबर पाए होंगे वो कैटेगरी में रहे होंगे तभी क्वालिफाई किए होंगे, और 97 नंबर पाने पर वो अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो माननीय सिंगल बेंच ने ये कहा है कि जब एक बार वो क्वालिफाई करने के लिए आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, तब 90 से 96 वाले अभ्यर्थी जब उनका फाइनल गुणांक बन रहा है जिसमें एकेडमिक के मार्क्स जोड़े जा रहे हैं, तो एकेडमिक के मार्क्स जोड़ने के बाद से अगर उनका फाइनल गुणांक 67.11 या फिर इससे ज़्यादा बनता है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो फाइट करने के लिए एक तरीके से तैयार हैं, तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट ना करके उनकी कैटेगरी में सेलेक्ट करना चाहिए। ये माननीय सिंगल बेंच ने कहा है। इसी को लेकर के पूरा विवाद मच सकता है। क्यों? चलिए इसको समझने के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। स्क्रीन पर आप उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 देख पा रहे होंगे, जो कि जिसका लेटर मार्च 1994 में जारी किया गया था। इसके पॉइंट नंबर 1 धारा 3 के 1 पॉइंट नंबर में यही मेंशन किया गया कि किस जाति को कितना आरक्षण दिया गया है, जो कि आप जानते हैं ओबीसी के लिए 27%, एसटी के लिए 2% और एससी के लिए 21% निर्धारित किया गया है। और इसके उपधारा 6 का भी जिक्र किया गया था, जिसमें यह मेंशन किया गया है कि यदि उपधारा 1 में उल्लेखित किसी श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता, यानी कि वो 50% जो अनरिजर्व के लिए था, में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, तो उसे उपधारा 1 के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। यानी कि यहां पर यह मेंशन किया गया है कि जो कट ऑफ अनरिजर्व का क्वालिफाई कर लेंगे ओबीसी एससी एसटी रहते हुए भी, उनको ओबीसी एससी एसटी में चयनित ना करके उनको अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर माननीय सिंगल बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया है कि 90 से लेकर के 96 के बीच में जो अभ्यर्थी होंगे, अगर उनका फाइनल गुणांक 67.11 यानी अनरिजर्व के बराबर भी होता है, तो वो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट करने के लिए कहा है माननीय सिंगल बेंच ने, जो कि सीधे तौर पर ये जो आरक्षण अधिनियम 1994 है, इसमें इस बात का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है कि जो गुणांक होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स से डिसाइड होगा या फिर फाइनल गुणांक से डिसाइड होगा। क्योंकि यहां पर माननीय सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर दिया है उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको आधार बनाते हुए उनका फाइनल सिलेक्शन किस कैटेगरी में होगा इसको बताया गया है। जबकि जो आरक्षण अधिनियम 1994 है उसमें फाइनल गुणांक के हिसाब से चीजें होती हैं, क्योंकि अभ्यर्थी का सिलेक्शन सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स से नहीं हो रहा है, बल्कि उस क्वालिफाइंग मार्क्स में जो बच्चे का गुणांक है उसमें उसका एकेडमिक में जोड़ा जा रहा है, जिसमें उसका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड के मार्क्स जुड़ रहे हैं 10-10%, जिसका 40% एकेडमिक और 60% सुपर टेट का मार्क्स जोड़ करके फिर फाइनल गुणांक बनता है। तो केवल क्वालिफाइंग मार्क्स के हिसाब से उनको डिसाइड करना निश्चित तौर पर ये माननीय डबल बेंच में और माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डालने के लिए एक तरीके से लूप होल है, जिसका निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको डबल बेंच में ये मामला देखने को मिल सकता है। 2018 में जब इस वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया और 6 जनवरी 2019 को जब इसकी परीक्षा ली गई, उस बात को लगभग 4 से 5 साल का समय होने जा रहा है और अभी तक ये भर्ती सही से कंप्लीट ना हो पाना, विभिन्न विवादों में फंसना, चाहे क्वालिफाइंग मार्क्स का मामला हो, चाहे शिक्षा मित्रों का मामला हो, चाहे आरक्षण विवादित मामला हो, 5 साल से ये भर्तियां कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं और अब फिर से हम लोग उसी रास्ते पर, उसी जगह पर खड़े हैं जहां से चले थे। यानी फिर से नई बार लिस्ट बनाने की जगह पर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट आ चुका है। तो इन सबके बाद से नई शिक्षक भर्ती तो दूर की दूर बात है, अभी इन्हीं भर्तियों में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरीके से उलझा हुआ है। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।